दोस्तों, इस नए ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 1497 की उस खौफनाक और महाकाव्य जैसी समुद्री यात्रा पर चर्चा करेंगे, जिसने पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक नाविक के समंदर पार करने की नहीं है, बल्कि उस तीव्र भूख और लालच की है जिसने एक बिल्कुल नए और विनाशकारी वैश्विक युग का दरवाजा खोल दिया। तो मैं हूं वास्को डिगामा। मेरी भूख ने भारत को ढूंढ लिया। यूरोप का उबला बासी मांस खाकर परेशान हो चुका था, और फिर मैंने एक ऐसे देश की तरफ कदम बढ़ाया जहां आने का हर यूरोपियन का सपना था। ये शब्द उस गहरे आर्थिक हताशा को दर्शाते हैं जिसने इस यात्रा की नींव रखी। तो इस दिलचस्प एक्सप्लेनर को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इतिहास के पन्नों को पलटने वाले हैं। कल्पना कीजिए 15वीं शताब्दी के यूरोप की। बर्फ से ढकी सर्द रातें, कड़कड़ाती ठंड और खाने की मेज पर रखा हुआ बेस्वाद, उबला हुआ या नमक में लपेटा हुआ सूखा मांस। उस दौर में यूरोप के पास ना तो आज जैसी सुख सुविधाएं थीं और ना ही खाने में कोई स्वाद। उन्हें अपने मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और उसमें जान डालने के लिए एक जादुई जड़ी बूटी की सख्त जरूरत थी, और वो जादू था मसाला। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और इलायची। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये मसाले उनके यहाँ नहीं उगते थे। ये आते थे एक रहस्यमयी, दूरस्थ और परी कथाओं जैसे देश से, जिसे दुनिया भारत कहती थी। अब सबसे बड़ी समस्या क्या थी? भारत तक पहुंचने का सीधा रास्ता किसी के पास था ही नहीं। सदियों से अरब व्यापारियों ने जमीनी रास्ते पर अपना पूरा दबदबा बना रखा था। उनका सीधा सा उसूल था, या तो हमारी मुंह मांगी कीमत दो, या फिर अपना वही फीका और सड़ा हुआ मांस खाते रहो। और रही सही कसर उस्मानिया साम्राज्य ने पूरी कर दी, जो एक विशाल दीवार की तरह बीच में खड़ा हो गया और जमीनी रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। इस रुकावट ने यूरोप के राजाओं, खासकर स्पेन और पुर्तगाल के शासकों की रातों की नींद उड़ा दी। अब उनके पास सिर्फ एक ही खौफनाक रास्ता बचा था, पानी का सीना चीरकर समंदर के रास्ते भारत का दरवाजा ढूंढना। चलिए हमारे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, अनजान समंदर की ओर। चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। 8 जुलाई 1497 का वो दिन, जब यह बेड़ा पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से निकला, तो किनारे पर खड़ी भीड़ छाती पीट पीट कर रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इन नाविकों को सीधे यमराज के पास एक तरफा टिकट देकर भेजा जा रहा हो। खुले अटलांटिक में समंदर ने अपना असली खूंखार रूप दिखाना शुरू कर दिया। जरा सोचिए, 10 मंजिला ऊंची लहरें जो सीधे जहाजों पर गिर रही थीं। तूफानी हवाओं ने जहाजों के पालों को फाड़कर चीथड़े कर दिया, और फिर एक खामोश दुश्मन ने हमला किया, स्कर्वी बीमारी। मसूड़ों से खून बहने लगा, दांत सड़कर टूटने लगे। ये जहाज अब बस तैरते हुए मुर्दा घर बनते जा रहे थे। इस खौफनाक मंजर को देखकर बचे हुए नाविकों का सब्र पूरी तरह टूट गया। उन्होंने घुटनों के बल गिरकर बगावत कर दी और वापस लौटने की भीख मांगने लगे। लेकिन वास्को डिगामा का पागलपन देखिए। उस आदमी ने अपनी तलवार निकाली, दिशा बताने वाले सारे यंत्र समंदर में फेंक दिए और चीख कर कहा कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने साफ कह दिया, या तो हम भारत पहुंचेंगे या ये समंदर ही हमारी सामूहिक कब्र बनेगा। ये मिशन अब पूरी तरह से एक सनकी जुनून में बदल चुका था। मौत से लड़ते लड़ते वे अफ्रीका के उस सबसे निचले सिरे पर पहुंच गए, जहां ठीक 10 साल पहले बार्थोलोमेओ डियाज खूंखार लहरों का खौफ देखकर उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ था। उस जगह को तूफानों का अंतरीप कहा जाता था, लेकिन दागामा सीना ताने खड़ा रहा। उसकी शुद्ध जिद के आगे तूफान भी थम गया, और इस बड़ी कामयाबी के बाद इस जानलेवा जगह का नाम बदलकर रख दिया गया उम्मीद की किरण, यानी केप ऑफ गुड होप। इसके बाद ही वे पहली बार हिंद महासागर के अनजान पानी में प्रवेश कर पाए। लेकिन हिंद महासागर में प्रवेश करने के बाद भी मुसीबतें कम नहीं थीं, क्योंकि ये समंदर उनके लिए बिल्कुल नया था। फिर पूर्वी अफ्रीका के मालिंडी बंदरगाह पर इतिहास ने एक बेहद दिलचस्प मोड़ लिया। वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे उस्ताद भारतीय नाविक से हुई जिसने सच में दुनिया का भूगोल पलट कर रख दिया। उस नाविक ने उन्हें सितारों की स्थिति, समुद्री धाराओं और मानसूनी की हवाओं का ऐसा सटीक ज्ञान दिया जिसने पुर्तगालियों के होश उड़ा दिए। इसी स्थानीय ज्ञान और मानसूनी हवाओं के सहारे उनके टूटे फूटे जहाज़ों को अपनी मंजिल का रास्ता मिला। और इसी के साथ हम आते हैं दूसरे भाग पर, स्वर्ण नगरी कालीकट में आगमन। 20 मई 1498 की उस जादुई सुबह की कल्पना करते हैं। समंदर की लहरें एकदम शांत थीं और सूरज की किरणें पानी पर सोने की तरह चमक रही थीं। अचानक हवा के एक तेज झोंके के साथ एक ऐसी खुशबू आई जिसने पुर्तगालियों के दिमाग सुन कर दिए। वो जहाज़ों की सड़ान नहीं थी, वो चंदन, इलायची और काली मिर्च की एक दिव्य और नशीली महक थी। बस इसी एक पल के लिए तो उन्होंने वो खौफनाक समंदर पार किया था। कोहरा छटा और उनके सामने भारत का पश्चिमी तट कालीकट अपने पूरे वैभव के साथ खड़ा था।
और ये इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि उन दोनों संस्कृतियों के बीच कितना विशाल अंतर था। एक तरफ थे कालीकट के बेहद शक्तिशाली राजा ज़्यामोरिन, जो हीरों और भारी सोने की जंजीरों से लदे हुए एक ऊंचे सोने के सिंहासन पर बैठे थे, और उनके सामने खड़ा था वास्को दी गामा, जिसने महीनों से ठीक से नहाया तक नहीं था, जिसके कपड़े फटे पुराने थे और जो उपहार के नाम पर कुछ सस्ती लकड़ियां, ऊनी टोपियां और थोड़ा सा शहद लाया था। ये इतना गहरा और अजीब विरोधाभास था कि राजा के दरबारी अपनी हंसी ही नहीं रोक पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ। 64 गुना मुनाफा। 64 गुना मुनाफा। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। पुर्तगाल वापस लौटने पर इस पूरी समुद्री यात्रा का भारी खर्च, नाविकों का वेतन और टूटे जहाज़ों का सारा नुकसान काटने के बाद भी वास्को डी गामा को मसालों से 64 गुना शुद्ध मुनाफा हुआ। ये एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा था जिसने रातों हाथ पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया। स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड और ब्रिटेन के राजाओं की तो जैसे नींद ही उड़ गई और समंदर में जहाज़ों की एक अंधी दौड़ शुरू हो गई। लेकिन सच तो ये है कि ये मुनाफा अपने साथ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अभिशाप लेकर आया। भाग 4, उपनिवेशवाद का अभिशाप। वास्को डी गामा ने जिस समुद्री दरवाजे को खोला था वो असल में भारत के लिए आफत का पिटारा था। शुरुआत में जो शांतिपूर्ण व्यापारिक चौकियां बनी थीं उन्हें देखते ही देखते मजबूत किलों में बदल दिया गया। वहां तोपें तैनात कर दी गई। पुर्तगालियों ने स्थानीय राजाओं को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। जो चीज सिर्फ व्यापार की तरह शुरू हुई थी वो जल्द ही यूरोप के खूनी लालच और पूर्ण औपनिवेशिक अधीनता के एक खौफनाक खेल में तब्दील हो गई। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। पुर्तगालियों के पीछे पीछे डच आए, फिर फ्रांसीसी अपनी नौसेना लेके आधम के, और अंत में शक्तिशाली ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी। इन सब ने मिलकर सोने की चिड़िया को लूटने की एक क्रूर होड़ लगा दी। भारत का वो शांत तट, जो कभी सिर्फ संस्कृति और व्यापार के आदान प्रदान का केंद्र था, अब बारूद की गन से दहलने लगा। सदियों तक भारत का सारा वैभव और संपत्ति जहाज़ों में भर भर कर यूरोप जाने लगी, जिससे वहां की इमारतें और बुनियादी ढांचा खड़ा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ा और इसका दायरा कितना विशाल था। 1487 में बार्थोलोम्यो डियास की हार से लेकर 1498 में कालीकट पहुंचने तक इस एक समुद्री यात्रा ने सदियों के उपनिवेशवाद का कलंक थोप दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अकल्पनीय शोषण और घोर अंधकार के बावजूद उस देश की अजेय आत्मा को कुचला नहीं जा सका, और अंततः अगस्त 1947 में भारत ने अपनी गुलामी की बेड़ियों को एक झटके में तोड़कर फेंक दिया। जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। क्या एक सोने की चिड़िया को हमेशा के लिए पिंजरे में कैद किया जा सकता है, या उसकी अमर आत्मा अंततः अपनी उड़ान भर ही लेती है? मसालों की एक हल्की सी खुशबू से शुरू हुई उस खौफनाक समुद्री यात्रा ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। किसी को कुछ वक्त के लिए पिंजरे में कैद तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी सच्ची उड़ान को हमेशा के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस शक्तिशाली और विचारोत्तेजक तथ्य के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। सोचने पर मजबूर करता है ना? अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।